दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम इस कहानी की हीरोइन को देखते हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड थी और उसके मेमोरी से पता चल रहा था कि एक्सीडेंट हुआ है, आग लग गया था उसके घर में, उसकी माँ का डेथ हो गया था और इसी वजह से वो पानी में कूद गई थी। पर नहीं, चिंता वाली कोई बात नहीं है क्योंकि वो ठीक थी, जिंदा थी और उसको बचाए थे हमारे हीरो। हालांकि होश में आने के बाद वो जानती नहीं थी हमारे हीरो को, पर हमारे हीरो उसको जानते थे और उनकी बातों से पता चलता है कि वो एक लॉयर थी। पर एक मिनट, वो खुद का इंट्रो भी देते हैं। उनका नाम नाइजी था और वो उसको कहते हैं कि शायद तुमको वो नहीं करना चाहिए था जो तुम की हो, मतलब तुम बहुत बड़ा गलती कर दी, एक ऐसा केस लड़के जो तुमको नहीं लड़ना चाहिए था और शायद इसी केस की वजह से उसका ऐसा हालत था। फिलहाल उसकी बहन आईसीयू में एडमिट थी, एक लौती मेंबर उसके घर की जिसका जान बचा था। तो हॉस्पिटल का सारा बिल वो पे कर चुके थे। वो पूछती है कि तुम मेरा जान क्यों बचाए। वो कहते हैं कि मुझे पता है तुमको पैसों की कमी है तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा और एक टास्क का 1 मिलियन। अब हाँ, ये उसके लिए काफी ज्यादा था क्योंकि उसको पैसा का कमी तो था ही और बहन भर्ती भी थी हॉस्पिटल में। तो वो पूछती है कि काम करना क्या होगा, जिसपे वो कहते हैं कि तुम नाइटियन ग्रुप में एंटर करोगी मेरी नजरें बन के। अब ये करने का उसका तो कोई रीजन नहीं था, पर वो उसको कहते हैं कि तुम जानना नहीं चाहोगी कि तुम्हारे घर में आग कैसे लगा। ये सुन के तो वो उनका कॉलर ही पकड़ लेती है, पूछती है कि तुम क्या जानते हो सो बताओ। वो कहते हैं इतना एक्साइटेड होने का जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता, पर मैं तुम्हें इतने पैसे जरूर दे सकता हूँ कि तुम सच का पता लगा पाओ। तो ठीक है, वो उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। तो अब बात रहा कि उसका पहला टास्क क्या है, तो उसको नाई यूशिंग के पर्सनल असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई करना है। अब ये नाई यूशिंग कौन है, तो ये नाइजी की यानी कि हमारे हीरो के छोटे भाई हैं। अब वो चली तो जाती है, पर वो थी एक टॉप लॉयर, अच्छा खासा केसेस लड़ी थी और उसका सैलरी भी पहले अच्छा ही था। तो वो किसी के असिस्टेंट बनना क्यों चाहती है। वैसे उसका नाम जाय स्वंगबई था और ये असिस्टेंट वाले काम में उसको पैसा भी तो काफी कम मिलेगा ना, तो वो ये जॉब क्यों करना चाहती है, ये उन लोग को समझ ही नहीं आ रहा था। तो वो कहती है कि आप लोग को समझने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रायल पीरियड में मैं प्रूफ कर दूंगी। ये सुन के तो उसका पूरा फाइल ही उसके ऊपर फेंक के उसको मारा जाता है। क्यों? क्योंकि उन लोग के हिसाब से उसको कोर्ट जाना चाहिए, यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है और अब तो उसका रेपुटेशन भी बहुत ज्यादा खराब हो गया है। तो नाइटियन ग्रुप उस जैसे इंसान को क्यों रखेगा। इस बात पे वो कुछ नहीं कहती, चुपचाप अपना रिज्यूमे उठाने लगती है। पर इस टाइम पे उसके साथ कोई और भी उठाने लगता है ये रिज्यूमे, और वही तो था युशांग। और इस पॉइंट पे उसके दिमाग में जी का बात चल रहा था कि मैं बस इतना कर सकता हूँ कि युशांग तुमको नोटिस करे, बाकी जो करना है तुमको करना है। तो ठीक है, फिर वो उसको नोटिस तो कर ही लिया था। फिलहाल वो उन लोगों को डांटता है क्योंकि ये कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं हुआ और फिलहाल उन लोगों को फर्स्ट एड किट लाने के लिए कहता है और उन लोगों के बदले खुद उससे माफी भी मांगता है, जिस पर श्वांगबई कहती है कि अगर यहाँ पे मैं काम कर पाती तो मुझे ज्यादा खुशी होता। अब इस बात का फिलहाल तो वो कोई रिप्लाई नहीं देता। फिलहाल उसके चोट पे मरहम लगाता है, पर उससे पूछता है कि तुम असिस्टेंट का जॉब करना क्यों चाहती हो, जिस पे वो कहती है कि 1 वीक पहले के न्यूज से आपको पता चला हुआ कि घर में आग लग गया था, तो उस आग के जो विक्टिम है वो मेरा फैमिली था। अब इस बात पे उसको भी बुरा लगता है, पर वो कहता है कि तुम्हारा लॉ फर्म। वो कहती है कि लास्ट केस में मैं जीतने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावली थी, इसकी वजह से कुछ गलत रास्ता अपनाया, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे नियम टूटे, पर इसकी वजह से मैं वहाँ पे काम नहीं कर सकती। पर वो साथ में ये भी बताती है कि उसकी बहन हॉस्पिटलाइज्ड है, उसको पैसा का जरूरत है, मतलब इस जॉब का उसको अर्जेंटली नीड है। वो कहती है कि अगर आप मुझे एक मौका देंगे ना तो मैं प्रूफ कर दूंगी आपको कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। अब इस बात पे वो सोचना शुरू कर देता है, तो वो समझ जाती है कि उसका दाल नहीं गला। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपका मीटिंग है तो मैं आपका टाइम और वेस्ट नहीं करूंगी। वो जाने लगती है, पर वो उसको रोकते हैं। अब वो तो सोचती है कि चलो बात बन गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपना रिज्यूमे ले जाना भूल गई थी तो वही लेने के लिए कहते हैं, पर फिर उसको जाने नहीं देते। अपने कंपनी में उसको वेलकम कर ही लेते हैं, मतलब हाँ, उसको जॉब मिल चुका था उनके असिस्टेंट का। अब थोड़ी देर बाद सब लोग जब मीटिंग में थे, मतलब उस मीटिंग में नाय फैमिली का बड़ा बेटा, छोटा बेटा यानी कि युशांग, उनकी असिस्टेंट यानी कि स्वांगबई, सब लोग थे। सिर्फ एक इंसान नहीं था और वो थे जी। और वो जब आते हैं तो बड़ा वाला भाई उनका काफी इंसल्ट करता है, उनको तो अंदर भी वो नहीं बुलाता। अब ये देख के स्वांगबई अपने सीट से उठ जाती है जी को बैठने के लिए, तो वो आके बैठ जाते हैं और इस बात पे बड़ा वाला भाई बहुत चिल्लाता है उस पे। बेचारी वो भी सहम जाती है, पर उसका सपोर्ट करते हैं उसके बॉस यानी कि युशांग। वो अपने बड़े भाई को कहते हैं कि इसका पहला दिन है तो इतना बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, बड़ा भाई भी आगे कुछ नहीं बोलता। वैसे वो स्वांगबई को भी समझा देता है कि भैया आपको ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो दिल पे मत लेना। तो ठीक है, फिर मीटिंग कंटिन्यू होता है, पर इस टाइम पे एक लड़की आती है जो युशांग की फियांसे थी और वो युशांग के लिए कुछ बना के लाई थी खाने पीने का ऐसे ही। और उस टाइम पे उन लोग की बातों से ये भी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है युशांग के बच्चे से। हालांकि इस टाइम पे भी बड़ा वाला भाई कोई मौका नहीं छोड़ता है जी का इंसल्ट करने का, पर नहीं, कोई तमाशा नहीं होता अभी। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों फिर से मिलते हैं और उसका पहला टास्क तो अच्छे से पूरा हो गया था ना, तो उसके अकाउंट पे 1 मिलियन भेज देते हैं जी। ये देख के वो बहुत खुश होती है। अपना दूसरा टास्क पूछती है जिस पर वो कहते हैं कि पैसों का कुछ ज्यादा ही कमी नहीं है। अब हाँ, पैसों का कमी उसको था, या फिर यूँ कहा जाए कि उसको पैसों का पावर समझ में आ गया था। वो जानती थी कि अगर पैसा है तो सब कुछ है और अब वो पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। तो वो कहते हैं ठीक है, फिर कपड़ा उतारो, एक कपड़ा हटाने का 1 मिलियन। अब ये सुन
के वो थोड़ा सा हिचकिचाती है, पर वो ये काम करती है। और ये जब वो देखती है तो उनको खुद ही वियर्ड लगता है, वो तो ऐसे ही बोल दिए थे ना। तो वो जाके उसको कवर करते हैं और वो गुस्सा के कहते भी कि सच में तुमको किसी चीज का नहीं पता है। पर वो कहती है कि मैंने अपना टास्क पूरा किया ना। ये सुन के वो उसको किस करते हैं और कहते हैं इस टास्क का 1 मिलियन ये मंजूर है। अब उसको ये भी मंजूर था, वो उनको किस करती है और ये देख के उनको बड़ा अजीब लगता है कि यार गजब है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ठीक है, वो उसको लेके जाते हैं रूम में और ये टाइम ऑब्वियसली दोनों साथ स्पेंड करते हैं। अब रात में वो उसको नया टास्क देते हैं। वो क्या, तो युशांग के एंगेजमेंट वाले दिन उसका जन्मा बच्चा को खत्म करने का टास्क, और इसके बदले वो उसको 2 मिलियन देंगे। अब वो कोई खून ही नहीं थी, वो ये काम करने के लिए मना कर देती है। इस बात पे वो कहते हैं कि तुमको नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको पता है कि लीगल टर्म में एक लाइफ के तौर पे काउंट नहीं होता। वो कहती है वो तुम्हारा भतीजा या भतीजी होगी। वो कहते हैं कि इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, मुझे अच्छे से पता है एक बार इस बच्चे के बारे में पापा को पता चल जाएगा, उसके बाद नाइट यान ग्रुप मेरे छोटे भाई को मिल जाएगा और हम दोनों ना एक ही बोट पे हैं, तो उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो तुम और तुम्हारी बहन का भी कुछ नहीं होगा। और एक पल के लिए मान लो स्वांग भाई अगर मना कर भी दे, वो खुद सर्वाइव कर ले उनके बिना, पर उसकी बहन क्या वो कर पाएगी? अगर किसी एक रात उसका ऑक्सीजन ट्यूब हटा दिया जाए तो क्या होगा? अब बहन का नाम सुन के वो मान जाती है ये करने के लिए। फोन से वो पाउडर ले लेती है जो उसको युशेंग की फियांसे को देना था। एंगेजमेंट वाला दिन भी आ जाता है, वो उसके सूप में मिला भी देती है वो मेडिसिन। मन तो उसका बिल्कुल भी नहीं था ये करने का, पर फिर भी अपनी बहन के लिए वो कर रही थी। अब वहाँ से लेके जाते रहती है तो युनशेन आ जाते हैं। उनको देख के तो बहुत ज्यादा डर गई थी, पर कोई बात नहीं। वो कहते हैं कि मैंने देखा तुम बहुत ज्यादा बिजी हो सुबह से काम में, तो तुम कुछ खाए पी भी नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आया था। और फिर ध्यान जाता है उसके हाथ के सूप पे, तो वो समझ जाते हैं कि उनकी फियांसे के लिए, तो वो सूप लेने लगते हैं। बहुत ज्यादा डर रही थी वो, पर नहीं, वो सूप गिरा देती है, देती नहीं है। अब कोई बात नहीं, बर्तन ही गिरा था। युशेंग कोई भी तमाशा नहीं करते, उसी को देखते हैं कि वो ठीक है या नहीं, और उसको दूध पकड़ा के वहाँ से चले जाते हैं। और इस पॉइंट पे वो अपने दिल को समझा रही थी कि नहीं, उससे नहीं होगा, वो कोई खून ही नहीं है। तब थोड़ी देर बाद उन लोग का एंगेजमेंट पार्टी शुरू होता है। वो दोनों स्टेज पे जाते हैं। युनसेंग अनाउंसमेंट करते हैं कि उनकी फियांसे प्रेग्नेंट है, तो ये तो काफी खुशी की बात है ना। और इस खुशखबरी को सुन के तो उनके पापा नाइट यान ग्रुप का 10% शेयर्स भी उस बच्चे के नाम कर देते हैं जो अभी जन्म भी नहीं लिया है। इस न्यूज से सब लोग बहुत खुश थे, बस जी नहीं। वो इशारों में पूछ रहे थे स्वांग बेई से कि क्या चल रहा है, ये सब कुछ समझाओगी, क्योंकि वो जो काम उसको करने के लिए दिए थे वो तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था उनको कि ऐसा कुछ हो रहा है। पर नहीं, कुछ तो तमाशा शुरू होता है। इस पॉइंट पे एक लड़का भागता हुआ आता है जिसका नाम जाओ गेई था। वो उसके फियांसे से आके क्वेश्चन करना शुरू कर देता है कि तुम इससे शादी कर रही हो तो फिर मेरा क्या होगा? हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये सब कुछ प्लान स्वांग बेई की थी। अब बच्चे को मार तो नहीं पाई थी, पर कुछ न कुछ तो उसको करना ही था ये एंगेजमेंट तोड़ने के लिए, तो ये वही की थी। इधर वो लड़का चिल्ला चिल्ला के सभी को बताता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और उसकी कोख में जो बच्चा है वो उसका है, ना कि युशांग का। वो बेचारी तो बहुत डर गई थी, उसको जाने के लिए कह रही थी, पर वो कहता है कि तुमको क्या लगता है तुम मेरे बच्चे के साथ इस फैमिली में शादी करोगे तो सब इस बच्चे का बहुत ध्यान रखेंगे। अब इतना तमाशा बहुत था। युशांग के पापा उसको तो एक थप्पड़ देते ही हैं, साथ में उन दोनों को निकालने के लिए भी कहते हैं, पर वो अपने फियांसे का साइड लेते हुए कहता है कि जरूर इसके पीछे कोई रीजन होगा, ये मैटर अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ है सही से। पर उनके पापा को ये सब बकवास नहीं सुना था। वो उनको सीधे कहते हैं कि न्यू वाटर सिटी प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ से गया, उसके बारे में तुमको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और उन दोनों को तो वहाँ से निकाला ही जाता है। पर ये जो कुछ भी हुआ था ना, ये सी का प्लानिंग नहीं था, इसलिए वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं स्वांग बेई से। वो उसको कहते हैं कि तुम्हारे अंदर का इंसानियत जाग गया क्या? एक ऐसा बच्चा जो अभी तक डेवलप भी नहीं हुआ था, उसको नुकसान पहुंचाने में तुम्हारा दिल इतना काम किया? बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बन रही हो तुम? वो कहती है मैं कब से अच्छी बनने लगी, जब मैं लास्ट टाइम पैसे ली थी ना केस जिताने के लिए, उसी टाइम से मैं खराब बन गई। अपने पेरेंट्स को खो दी, अपनी बहन का जान नहीं बचा पा रही हूँ, इतनी कमजोर हूँ कि भगवान को तो मुझे उठा ही लेना चाहिए। अब ये सारी बातें सुन के वो उसको क्या ही बोले। उसे ढंग से कहते हैं कि तुमको क्या लगता है ये सुबह जो भी तमाशा हुआ था ये जितना सीमलेसली हो गया वैसा सच में है क्या? वो कहती है कि उस बच्चे का बाप जाओ गेई ही है। अगर सही से इन्वेस्टिगेट होगा तो लास्ट में ये पता चल ही जाएगा कि वो युशांग को धोखा दे रही थी। वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ किरदार जाओ गेई ही का ही था, तो आगे बार से इतना चालाक बनने की कोशिश मत करना। इतना बोल के वो उसको कहते हैं कि जाओ अपने बॉस के पास जाओ, इस टाइम पे वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल होगा, तो जाके संभालो उसको ट्रस्ट करवाओ खुद पे जाओ। और हाँ, वैसे गलत तरीके से ही सही, पर काम की थी तो वो उसको पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। अब सच में वो जब जाती है अपने बॉस के पास तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखा था, उठाने की कोशिश करती है घर ले जाने के लिए, पर बॉटल से टकरा के वो उसकी गोद में ही गिरती है। अब वो स्वांग बेई को समझता है अपने फियांसे, तो उसको पकड़ना शुरू कर देता है, हक करने लगता है। अब उसका ऐसा हालत देख के स्वांग बेई को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि आज का दिन उसके जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन होना चाहिए था, पर इतना बेकार हो गया। हालांकि उसके फियांसे भी उसको चीट कर रही थी, तो इसमें स्वांग बेई का भी गलती नहीं था, वो तो बस सच बताई, बस गलत तरीके से और गलत टाइम पे। पर हाँ, उसको युशांग के लिए बुरा लग रहा था, तो फिलहाल वो उसको कहती
कहती है कि आप मुझे गलत इंसान समझ रहे हैं, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ। तो वो भी छोड़ देता है उसको, पर हाँ उसको कहीं भी जाने नहीं देता, कहता है थोड़ी देर रुकने के लिए उसके पास, तो वो भी मान जाती है। इधर सी भी किसी के बारे में पता लगा रहे थे, किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में, और वो उस फायर एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ था। अब इस बारे में उनको कुछ पता तो नहीं चलता, पर वो अपने आदमी को नजर रखने के लिए जरूर कहते हैं उस आदमी पे। ये सब बात करने के बाद वो अपना फैमिली फोटो देखते हैं जिसमें तीनों भाई थे और उनके पापा थे। और इस टाइम पे हमें पता चलता है कि वो अपने छोटे भाई से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, पर क्यों करते हैं ये तो नहीं पता, पर करते जरूर है। अब नेक्स्ट सब लोग खाना खाने बैठते हैं तो छोटा वाला भाई नहीं आता खाना खाने। तो भी आके बताती है कि तबीयत ठीक नहीं है तो वो रेस्ट करना चाहते हैं, पर पापा के फोर्स करने पे आते हैं वो खाना खाने। एकदम बेसुध सा, कोई होश नहीं है ऐसा, पर पापा को जो कहना था वो कहना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि न्यू वाटर सिटी प्रोजेक्ट को और डिले नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज के रिगार्डिंग परसों एक पार्टी होने वाला है और वहाँ पे सुओशी भी आएगी। और सुओशी के दादाजी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट में, और सुओशी अपने दादा की लाडली पोती है, तो बहुत हेल्प हो जाएगा इस प्रोजेक्ट में अगर वो रहेगी तो इसलिए वो तीनों भाई को कहते हैं कि सबसे पहले जो सुओशी से एंगेज होगा उसको इस कंपनी का 10% शेयर्स मिलेगा। और न्यू वाटर सिटी प्रोजेक्ट का इंचार्ज तीसरा भाई था, पर उसका हालत देख के ऐसा लगता नहीं है कि वो कंटिन्यू कर पाएगा, तो इसके आगे वो कुछ बोले इससे पहले उसकी फियांसे आ जाती है वहाँ पे। हाँ उनके पापा तो उसको भगाना चाहते थे, पर नहीं यूशिंग उसकी बात सुनना चाहते थे। अब इस पॉइंट पे वो ब्लेम करती है जी को। किस बात के लिए ब्लेम करती है, तो वो कहती है कि अपने आदमी को भेजे थे, इनके आदमियों ने मेरे पापा को सीढ़ी पे से गिरा दिया जिसकी वजह से उनको स्पाइनल इंजरी हो गया और अभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। इन्होंने तो मुझे भी धमकी दिया था कि अगर मैं अपने बच्चे को बॉट नहीं करवाती हूँ तो अगला नंबर मेरी माँ का है। अब सिर्फ बोलने से तो काम नहीं चलेगा, एविडेंस भी तो दिखाना पड़ेगा ना। तो वो एक चेक दिखाती है जो उसके हिसाब से जीई उसको दिए थे, और उस चेक पे उनका सील भी था। तो हाँ बात तो सही है, बड़ा वाला भाई कंफर्म करता है। पर चेक दिया किस लिए था, युशांग पूछता है, जिस पे वो कहती है कि जाओ कई को आने के लिए। जाओ कई ये हमारा एंगेजमेंट खराब करे यही चाहते थे ये, और ऐसा हुआ भी। पर ये बच्चा सच में तुम्हारा था, पर मैं अपनी माँ के लिए बहुत ज्यादा डर गई थी, तो मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मेरा बच्चा जा चुका है। ये सब सुन के बहुत बड़ा झटका लगता है युशांग को, और पापा डेफिनेटली जी पर बहुत ज्यादा गुस्साते हैं। पर इस पॉइंट पे बड़ा भाई कहता है कि जी डायरेक्टली तुमको तो कुछ नहीं बोले होंगे करने के लिए, तो बीच में कोई और भी है क्या जो ये मैसेज तुम तक पहुंचा रहा था। ये सुन के वो एक टक श्वांगबई को देखना शुरू कर देती है। बेचारी वो भी बहुत डर रही थी, पर वो नाम ले इससे पहले जी उसको बोलना शुरू कर देते हैं कि मैंने तुम्हें पैसा दिया था इसीलिए क्या कि तुम दोबारा आके सबको ये सब कुछ बता दो। मतलब वो खुद से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये सब कुछ वो किए हैं। तो अब पनिशमेंट तो तय था, पापा उनको पीटना शुरू कर देते हैं और पीटते पीटते कह भी रहते हैं कि अगर मुझे पहले से पता होता ना तो मैं कभी भी तुमको ऑर्फेनेज से वापस नहीं लेके आता। अब इसका क्या मतलब, तो ये आपको आगे पता चल जाएगा। अब इतना मार वो बर्दाश्त कर रहे थे, पर उनके पापा कहते हैं कि तुम न तुम्हारी माँ की तरह ही पागल हो। अब माँ का नाम लेते हैं तो वो उनका डंडा पकड़ लेते हैं, क्योंकि माँ के नाम पे वो कुछ नहीं सुन सकते थे। तो ठीक है, पापा गुस्सा के उनको कहते हैं कि उनको ऐसे ही बैठना पड़ेगा, जब तक कि वो ऑर्डर नहीं दे देते तब तक वो वहाँ से नहीं उठ सकते हैं। और लगे हाथ तो न्यू वाटर सिटी का प्रोजेक्ट बड़े वाले भाई को मिल जाता है। तो अब ठीक है, वो वैसे ही बैठे रहते हैं, रात में स्नोफॉल होते रहता है तब भी वैसे ही बैठे रहते हैं। हाँ स्वांगबई छाता लेके आती है, मन में उसको थोड़ा बुरा लग रहा था उनके लिए, हालांकि वो अच्छे से जानती थी कि वो कितना ज्यादा रूथलेस है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे अपना गोल को अचीव करने के लिए। पर पता नहीं क्यों उसको बुरा लग रहा था। पर वो उनके करीब आए इससे पहले युशांग आता है, अपने भाई को घर चलने के लिए कहता है कि पापा उस टाइम नाराज थे, दोनों भाई को गुस्सा के लड़ते थोड़ी देख सकते थे। पर नहीं, वो नहीं जाते उसके साथ, उसको गुस्सा के जाने के लिए कह देते हैं, तो वो भी चला जाता है। और ये देख के स्वांगबई भी पास नहीं आती, क्योंकि उसको समझ में आ रहा था कि कौन इंसान अच्छा है और कौन खराब, यानी कि युशांग बहुत ज्यादा अच्छा है और जी बहुत खराब। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब बाप बेटे आते हैं बाहर, तो बड़ा वाला भाई अपने पापा को कहता है कि देखिए आप तो अभी तक उसको ऑर्डर भी नहीं दिए थे घर जाने के लिए, पर फिर भी उठ के चला गया। इतना भी तो ठंड नहीं पड़ रहा था ना कि वो मर ही जाए। इस बात पे वो कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो वो मर जाए, अपने छोटे भाई से सीखो। सिर्फ वो लेके आया छाता रात में अपने बड़े भाई के लिए। उसको पता है कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए, कोई उसके लिए कितना भी खराब क्यों ना करे, वो सबको अच्छे से ही रीपे करता है। अब ये सब बात जब हो ही रहा था तब युशांग अपने असिस्टेंट के साथ आता है, बड़े भाई को कंपनी चलने के लिए कहता है। पर तभी स्वांगबई को मैसेज आ जाता है जी का, तो फोन के पास जाती है। इधर वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, पानी पीना चाह रहे थे पर पी नहीं पा रहे थे, ग्लास गिर गया था। तो वो आके जल्दी से उनको उठा के बैठाती है। चोट देखती है तो बहुत ज्यादा चोट था, कुछ नया था कुछ पुराना था, और उस टाइम उनको बुखार भी काफी था। तो वो तो एम्बुलेंस को कॉल कर रही थी, पर वो कहते हैं कि फर्स्ट एड किट लेके आओ। तो ठीक है, वो लाती है, मरहम पट्टी करती है, उनको दवाई खिलाती है, और कल जो भी हुआ उसके लिए उनको थैंक यू बोलती है। वो कहते हैं कि मैंने कहा ना हम दोनों अब एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं, और वैसे मैंने ये भी कहा था कि जाओ कई अकेला एक्टर नहीं है। इस बात पे वो कहती है कि तुम युशांग के बारे में बोल रहे हो क्या। वो कहते हैं कि क्यों, वो नहीं हो सकता क्या। वो कहती है नहीं, वो हम लोग जैसे इंसान नहीं है। अब किस तरीके के इंसान है। वो कहती है वो बहुत अच्छे इंसान है। अब उसके मुंह से युशांग का बड़ाई तो बिल्कुल भी सुना नहीं जा रहा था
देखा, तो थोड़ा सा ऑफेंड होते हैं ऐसे ही। पर फिर उसको दूसरा टास्क दिया जाता है। वो क्या? तो अब उसको युशांग को सीड्यूस करना है। अब ये वो करने से साफ साफ मना कर देती है। तो वो कहते हैं कि बस उस पर नजर रखने के लिए मैंने कहा है करने के लिए, तुम उससे प्यार करो ऐसा नहीं कह रहा हूँ। और बस इतना बोल के उसको किस करना शुरू कर देते हैं। एंड अगेन ये टाइम दोनों साथ बिताते हैं। तो ये सब होने के बाद वो उसको कहते हैं कि युशांग तुमसे प्यार करने लगे, बस तुम्हारा इतना ही टास्क है। वो कहती है कि तुम्हारा तुम्हारे भाई के साथ क्या चलता है मुझे तो नहीं पता, पर खुद यूज किया हुआ लड़की को अपने भाई को दे देना ये कौन सा बात हुआ। वो कहते हैं कि अपने वर्ड्स को संभाल के यूज करो, इसको रिवॉर्ड कहा जाता है, और अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं एक्सपर्ट्स बुलाऊंगा तुम्हारी बहन के इलाज के लिए। अब बहन के नाम पे वो करेगी तो जरूर, पर उसको वार्न भी कर देते हैं कि तुम ऐसा कुछ भी मत करना जो तुमको करना नहीं चाहिए, वरना इसका असर उसकी बहन पे उसको दिखेगा। तो ठीक है, फिर वो जानती थी कि उसको क्या करना है। इधर हम दोनों भाइयों को देखते हैं और उन लोगों की बात से हमें पता चलता है कि युशांग को पहले से ही पता था कि उसके फियांसे के कोख में उसका बच्चा नहीं है, पर फिर भी वो उससे शादी करना चाहता था। और पूरा तमाशा ऐसे हुआ जिससे कि वही विक्टिम बन गया। तो गुस्सा तो उसको थोड़ा था जाओके पे, क्योंकि वो उसका प्लान बर्बाद कर दिया। पर कोई बात नहीं, फिलहाल उन दोनों भाइयों को ध्यान देना है सेकंड वाले भाई पे, यानी कि जीई पे। अब इन सब बातों से ये तो कंफर्म हो गया था कि तीनों में से कोई भी भाई दूध का धुला हुआ तो नहीं है, पर कौन किस लेवल तक क्या कर सकता है वो तो आपको कहानी में आगे ही पता चलेगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है न्यू वाटर सिटी प्रोजेक्ट के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। मिस्टर नाई अनाउंस कर रहे थे कि उनका बड़ा बेटा इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज रहेगा आपसे। तो वो आके थोड़ा स्पीच देता है। उसके बाद मिस्टर नाई सबको कहते हैं कि इसके बाद कॉकटेल पार्टी है, तो सब लोग एंजॉय करे, एक दूसरे से बातें करे। अब ये सब तो ठीक है, पर बड़ा भाई का नजर जाता है एक लड़की पे, और वही साउशी थी जिससे एंगेजमेंट करना था तीनों में से किसी भी भाई को। तो बड़ा भाई तो अभी से अपने काम पे लग जाता है, जाके अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है, उससे बातें करने लगता है। पर वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी उसमें, वो तो उससे युशांग के बारे में पूछ रही थी। पर ये सब कुछ जी जरूर देख रहे थे। वो एक जूस लेते हैं और गलती से टकराने का नाटक करते हैं और उसको बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगते हैं। पर वो खुद कहती है कि तुम नए सीई हो ना इस फैमिली के अडॉप्टेड बेटे, इसीलिए तो तुम्हारे में कुछ मैनर्स नहीं है। वो कहता है कि वही तो मैं सोचूं कि इतना अजीब सा कपड़ा पहन के कौन आ गया है। अब कपड़ा इतना अजीब है तो इस पे मैंने जूस गिरा भी दिया तो कौन सा बड़ा बात हो गया। वो कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है मेरा कपड़ा अच्छा नहीं है। वो कहता है अब कचरा को कचरा ही कोई बोलेगा ना, और क्या बोलेगा। चलो मैं तुमको कुछ और देता हूँ, किसी और चीज से कंपनसेट करता हूँ। वो कहती है कि यहाँ का कोई भी कपड़ा मेरे स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता है। इस बात पे वो कहता है कि अगर मैं कहूँ कि वो कपड़ा मैंने खुद डिजाइन किया है तो एक बार देख लो, अच्छा नहीं लगेगा तो कंप्लेन करना। इतना बोल के उसका हाथ पकड़ के खुद ही उसको लेके जाता है। अब बड़ा और मझला भाई तो अपने काम पे लगा हुआ था। पापा आके छोटे वाले बेटे को कहते हैं कि वही साउशी है, उससे जाके दोस्ती बढ़ाओ, बातें बातें करो। वो कहते हैं कि दोनों भाई तो कर ही रहना पापा, ऐसे भी हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, तो इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ी देर बाद जब चेंज करके आती है तो सच में सब लोग बड़ाई करते हैं उसके ड्रेस का कि उस पर बहुत सूट कर रहा है। अब ये सब देख के युशांग के पापा फिर से उसको फोर्स करते कि पर जाओ तो उसके पास। तो ठीक है, वो भी जाने लगता है, पर श्वांग भाई की होने नहीं दे सकती थी, तो वो अपना पाँव मोड़ती है और उसके बाहों में गिर जाती है और उसका लिप कलर छप जाता है उसके गालों पे। इतना देखने के बाद भी उनके पापा कह रहे थे कि अरे जाओ छोड़ो इसको, पर नहीं, वो अपनी असिस्टेंट को लेके जाता है ऊपर। अब ये देख के साउशी कहती है कि युशांग की असिस्टेंट है ना जो हमेशा चिपकी रहती है इससे। वो कहते हैं कि क्या वो जलन हो रहा है क्या तुमको उससे। इस पर वो कहती है कि मुझे क्यों जलन होगा, मुझे अच्छे से पता है उसके बारे में, पैसों के लिए गलत केस लड़ रही थी, इसी वजह से तो सबको मार दिया गया। ये सुन के वो कहते हैं कि एक लड़की का बुराई कितना अच्छे से कर लेती है ना। अब हाँ, ये थोड़ा ऑफेंड करने वाला बात था, पर सच तो था। इस पॉइंट पे वो उसका इयररिंग निकाल लेते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये इयररिंग उस कपड़े से मैच नहीं कर रहा था, तो वो उसको दूसरा इयररिंग ला के दे देंगे। अब इधर ये उसका पाँव का इलाज करा के उसको रूम में ले आते हैं। कहते हैं कि मैं बगल वाले रूम में हूँ, अगर तुमको किसी भी चीज का नीड पड़े तो मुझे आवाज दे देना। इतना बोल के जाने लगते हैं, पर वो जाने नहीं देती, वो रोकती है। क्यों? क्योंकि उनके गाल पे लिपस्टिक लगा हुआ है और स्वांगबी के हिसाब से ये जो ब्रांड का लिपस्टिक है वो जल्दी नहीं उतरता है, तो वो उतार देगी। हालांकि वो मना कर रहे थे उसको, पर फिर भी वो खुद ही मेकअप रिमूवल वाइप्स लाने के लिए उनको कहती है, उससे क्लीन करती है बहुत आराम से। और हाँ, ये सारा तमाशा जी भी देख ही रहे थे। तो ये सब खत्म करके वो तो चला जाता है, वो भी गेट बंद करने लगती है, पर तब सीई अंदर आते हैं, उसको पकड़ के अच्छे से कहते हैं कि तुम्हारा एक्टिंग इतना अच्छा था ना कि एक पल के लिए तो मुझे भी लगा कि तुम्हारा एंकल सच में ट्विस्ट हो गया क्या। अब ऐसे ही कर करके उसके एक्टिंग का ढेर सारा बड़ाई करते हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता था ना कि वो फ्लर्ट करने में इतनी अच्छी है क्या। तो ठीक है, बकवास तो होता रहेगा। वो उसको किस करने जाते हैं, पर वो अपना चेहरा घुमा लेती है, क्योंकि ये नाई फैमिली था और उनका भाई बगल वाले रूम में ही है। पर इससे उनको क्या मतलब, ये तो और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाएगा नहीं। तो वो तो उसको किस
करते ही हैं, पर ये उसको पसंद नहीं आ रहा था। वो उनको दूर करती है, कहती है कि साउशी के साथ आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो कहते हैं कि क्या हुआ, जलन हो रहा है? वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पापा चाहते हैं कि साउशी मैरिज पार्टनर बने यूशेंग की, ना कि आपकी। पर इन सब बात से कुछ ज्यादा अच्छा बात हो सकता था उन लोग के बीच, उनका तो ऐसा ही मानना था। तो वो उसको उठा के लेके जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। वो उसके कान पे वही ईयरिंग रख के देखते हैं। इस पॉइंट तक बाहर यूशांग भी आ जाता है, तो वो पे बात करते रहती है उससे, और अंदर तो वो उसको पकड़ के ही बैठे हुए थे। वो उसके पाँव के बारे में उससे पूछता है, तब तक वो उसको काट लेते हैं। तो वो चीखती है। बाहर से यूशांग कहते हैं कि क्या हो गया, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या, मैं अंदर आऊं? वो कहती है नहीं नहीं, मैं बेड से उतर रही थी ना, तो बस हल्का सा दर्द हुआ, तो दवा लगा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तो ठीक है। फिर यूशांग भी आज उसको ऑफिस आने से मना कर देता है, चला जाता है। पर इधर ये उनसे जितना ही दूर होने की कोशिश कर रही थी, जी तो उतना ही करीब उसके आते थे। वैसे इस टाइम पे वो उसको वही इयरिंग भी पहनाते हैं। अब इसका क्या मतलब वो समझ नहीं पाती। वो कहती है कि कोई और मिशन है क्या मेरे लिए, जिस पे वो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ यूशांग को अपनी उंगलियों पे नचाना है, बस फिलहाल इतना ही करना है तुमको। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है शाओशी के बर्थडे पे। सब लोग आए हुए थे और यूशांग को पता भी था कि शाओशी के लिए दोनों भाई लड़ रहे हैं, तो वो इन सबसे दूर ही रहता था। और हालांकि उस टाइम भी वो दोनों बहस ही कर रहे थे। अब इस टाइम पे आती है शाओशी वहाँ पे। उसको देख के बड़ा वाला भाई भागते हुए जाता है, क्योंकि ये होटल वही बनवाया था शाओशी के नाम पे। और इतना ही नहीं, म्यूजिक, सरप्राइजेस सब कुछ अरेंज करके रखा हुआ था। बहुत अच्छे से उसको बुके भी देने जाता है। पर ये क्या, उसको तो एलर्जी था रोजे से। तो ठीक है, सब कुछ को बाहर निकलवा देता है, पर कोई बात नहीं। अब वो रिंग लेके उसको प्रपोज करता है। कहता है कि अगर वो हाँ बोलेगी तो वो तो चांद तारा भी तोड़ के ले आएगा उसके लिए। पर क्या चांद तारा वो अफोर्ड कर सकता है क्या? ये बात सीई बोलते हैं। ये सुन के तो वो उसका कॉलर ही पकड़ लेता है, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई पिट जा रहा था कैसे ई। पर नहीं, ऐसा कुछ सी नहीं चाह रहे थे। वो कहते हैं कि अगर मैं अच्छे से याद करूँ तो ये होटल पापा बनवाए थे, ब्रिटिश रॉयल फैमिली के मेंबर्स को इनवाइट करने के लिए। बहुत स्पेशल अप्रूवल पे ये बना था, पर शाओशी को परसू करने के लिए तुम नाम चेंज कर दिए इस होटल का, और वो भी गलत तरीके से, परमिशन के बिना। ये सुन के बड़ा भाई कहता है कि नाय फैमिली का ही है ना सब कुछ, और बड़ा बेटा होने के नाते सब कुछ मेरा ही है, तो क्या हो गया, मैंने इतना पैसा खर्च किया। तो इस बात पे वो कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारा नहीं है, नाय फैमिली का 3 बेटा है, तो तीनों में हिस्सा होगा। वो कहता है कि तुम अपने आप को हिस्सेदारी के लायक समझते भी हो। अब ये सब बहस होने लगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगा, पर इन लोगों का बहस खत्म नहीं होगा। तो वो सीधे शाओशी को कहता है कि मेरा बड़ा भाई तुमको परसू कर रहा है, और इसके लिए फैमिली प्रॉपर्टी का मिसयूज किया, पब्लिक फंड्स का मिसयूज किया, और इसका ये उटपटांग सा हरकत, सच में तुमको सिंसेरिटी लगता है इसका? अब ये सुन के वो तो उस पे हाथ उठाने चला आता है, पर मार थोड़ी पाएगा। और अब शाओशी को भी बड़ा वाला भाई पसंद नहीं आ रहा था, पर बड़ा वाला भाई भी उसको समझाता है कि इसकी बातों में बताओ, ये हम दोनों के बीच दूरी लाना चाहता है, ये तुम्हारा एडवांटेज लेने के लिए तुम्हारे क्लोज आना चाहता है। जी कहते हैं कि हाँ ये सही बोल रहा है, मैं बस तुमको यूज करना चाहता हूँ। मतलब अगर मेरा शादी होता है तुमसे तो नए फैमिली में मेरा होता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब जी ये बात इतना फ्रैंक होके बोले कि ये शाओशी को भी पसंद है कि कम से कम सच तो बोला, पर वो क्यों उसको चूज करे, उसका क्या फायदा है। वो कहते हैं कि अगर तुम मुझे चूज करोगी तो सबसे ज्यादा शेयर्स तुम्हारे ही पास होगा, तो मेरे किस्मत को हराने में मेरा हेल्प करो। तो ठीक है। ये बोलते बोलते वो उसको रिंग भी ऑफर करते हैं जो वो खुद पहन रखे थे। इस पॉइंट पे वो इस रिंग को लेती है। तब तक बड़ा वाला भाई बोलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम नहीं जानती इस पागल को, इसकी माँ भी पागल थी। पागल तो छोड़ो, इसकी माँ खूनी थी, छोटे भाई की माँ को इतना तो बोलता ही है। तब तक वो कहती है कि रिंग पहनाओ मुझे। तो ठीक है, वो उसको रिंग पहनाता है, पर शाओशी थोड़ा लेट करती नहीं है बोलने में। तो पता नहीं जी क्या हाल करते बड़े वाले भाई का, वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। तो ठीक है, वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इधर यूशांग कहता है कि सेकंड वाले भाई का ना टेक्निक्स बहुत ज्यादा अजीब होता है। इस बात पे शुआंग भाई कहती है कि शाओशी तो आपको पसंद करती है, आप चाहते तो आप उससे शादी कर सकते थे। पर यूशांग कहता है कि नहीं, मैं इस तरीके से शादी करना नहीं चाहता, किसी बिजनेस के लिए नहीं, मैं जिससे शादी करूंगा सिर्फ प्यार की वजह से करूंगा। ये सुन के उसको फर्क दिखाई देता है यूशांग और जी में। बहुत बड़ा अंतर था दोनों ही लड़कों में। अब ऐसे ही रहते तो चारों एक ही घर में थे, तो चारों एक बार इंटरेक्ट होते हैं। और शाओशी तो शुआंग भाई को ऐसे ही पसंद नहीं करती थी, तो देख के बोलती है कि ये क्या कर रही है यहाँ पे। जिस पे जी कहते हैं कि ये होमलेस है ना, और मेरे छोटे भाई का आदत बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत मासूम है ना, किसी भी बेघर को उठा के ले आता है, बचपन से आदत है, अभी तक गया नहीं है। ये सुन के यूशांग कहता है कि शुआंग भाई के लिए थोड़ा इज्जत से बात कीजिए। अब ये सब तो ठीक है, पर शुआंग भाई वहाँ से जाने लगती है। इस पॉइंट पे उसका नजर जाता है उसके इयरिंग पे, और वो तो उसका इयरिंग नोच ही डालती है, क्योंकि उसको याद था कि ये इयरिंग तो उसका है। तो वो जी से क्वेश्चन करती है कि ये तो तुम लिए थे ना, फिर ये इसके कान पे कैसे आ गया। वो कहते हैं कि तुम इतना श्योर कैसे हो कि ये इयरिंग तुम्हारा है। शाओशी कहती है कि ये इयरिंग्स इटालियन मास्टर बना है, हैंडमेड है, सिर्फ एक ही है। पर इस पॉइंट पे वो सेम इयरिंग ऐसा दिखाते हैं। अब इसका तो मतलब यही हुआ ना कि शाओशी गलत है। तो यूशांग माफी मांगने के लिए कहता है उसको शुआंग भाई से, पर उसका तो अलग ही लेवल का कर था, इयरिंग तो फेंकती है, साथ में माफी नहीं मांगूंगी ऐसा बोल के जाती है। तो अब जी उस इयरिंग को उठाते हैं और शाओशी के बदले उससे
माफी भी मांगते हैं। अब रात में वो जब अपने रूम में आती है तो जी पहले से उसके रूम में थे। हाँ, वो कहती है कि तुमको डर नहीं लगता कि कोई हमें पकड़ लेगा, पर उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। वो कहते हैं कि उशांग एक बॉस से कहीं ज्यादा तुम्हें बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। इस बात पे वो कहती है कि मैं ऐसे ही इतना परेशान रहती हूँ, मेरे खिलाफ एक और एनिमी क्रिएट करने का क्या जरूरत था। मतलब वो शाओसी के बारे में बात कर रही थी। वो कहते हैं कि तुम फिर से उससे जलने लगी। वैसे उसको ऐसा माहौल इसीलिए देना पड़ता है क्योंकि वो कभी ऐसे रिश्ते में रही नहीं है ना, तो अगर जलन का भावना उसके मन में आएगा तो रिश्ता अच्छा हो जाएगा। अब ये सुन के उसको बहुत खराब लगता है। मतलब समझ के क्या रखे हैं वो उसको। इसी तरीके से दोनों बात कर रहे थे। इस पॉइंट पे गेट पे यूशांग आता है तो ठीक है, वो भी जाके गेट खोलती है। सीई भी गेट के पीछे छिप जाते हैं। यूशांग को कुछ इंपॉर्टेंट फाइल उसको देना था तो ये तो वो उसको देते ही है, साथ में मेडिसिन भी देते हैं। उसके कान में इंजरी हो गया था ना, तो कान पे लगाने के लिए। तो ठीक है, ये देख के वो जाने लगते हैं। इतनी देर में सीई आवाज करते हैं अंदर। अब वो भी थोड़ा डर जाती है। साथ में यूशांग भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या आवाज आया। तो इस पॉइंट पे तो वो कुछ भी बोल देती है जो वो भी भरोसा कर लेते हैं। ज्यादा बात का पतंगा नहीं बनता तो वो चले जाते हैं। पर अब जी उसको कहाँ छोड़ने वाले थे, वो तो पता नहीं क्या सोचते थे। तो रात भर वो उसके साथ ही रहते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपनी कंपनी आती है तब उसको हॉस्पिटल से कॉल आता है कि हॉस्पिटल में मेडिकल रिसोर्सेज का कमी होने की वजह से उसकी बहन को रेगुलर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अब ये सुन के उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो तो एक भी पैसा बाकी नहीं रखी है। जैसा उसके बहन को सर्विस मिल रहा है उतना पेमेंट भी तो वो कर रही है ना, तो फिर ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग। पर उसको बस बताया जाता है कि हॉस्पिटल अरेंज किया है तो वो तो तुरंत जाती है हॉस्पिटल। डॉक्टर से जाके क्वेश्चन करती है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं उसकी बहन के साथ, वो कंप्लेन कर सकती है उनके अगेंस्ट। पर डॉक्टर उसको बताते हैं कि हॉस्पिटल में और भी पेशेंट्स ऐसे आए हैं जिनको उस वार्ड का जरूरत है, तो अगर वो कंप्लेन भी करेगी तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते। इस पॉइंट पे वहाँ पे साउशी बोलते हुए आती है कि मेरे अंकल रेस्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे कौन तमाशा कर रहा है। अब बोलते हुए आती तो है पर असिस्टेंट को भी देखती है। वो कहती है कि तुम यहाँ डॉक्टर से मिलने आए हो या फिर कोई बीमार तुम्हारा यहाँ पे है। वो कहती है मेरी बहन यहाँ पे एडमिट है। ये सुन के वो डॉक्टर को कहती है कि मैं तो समझती थी ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, पर इस जैसे लोग भी यहाँ पे आते हैं क्या। लगता है मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। अब ये सुन के डॉक्टर उसके पीछे पीछे भागता है। अब वो भी समझ रही थी सिचुएशन का गहराई। वो सोचती है कि कॉल करेगी जी को, पर उसका हाथ रुक जा रहा था क्योंकि ये सब कुछ साउशी तो कर रही है और जी की फियांसे है साउशी, तो अगर वो जी से कंप्लेन करेगी तो ये तो आग में घी डालने जैसा हुआ ना। अब ये सब सोच ही रही थी तभी एक नर्स आके उसको बताती है कि वो जो भी पेमेंट दी है ना उसको वापस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बहन का हालत सही है, उसको हॉस्पिटलाइज्ड होने का जरूरत नहीं है। तो अगर वो जल्द से जल्द डिस्चार्ज प्रोसीजर कंप्लीट करती है तो वो अपनी बहन को लेके जा सकती है या फिर वो कहीं और लेके जाए उसको। अब उसको अच्छे से पता था कि उसकी बहन ठीक नहीं हुई है। इसका मतलब ये हॉस्पिटल बस उसकी बहन को यहाँ से निकालना चाहता है। यही सब सोच सोच के वो बहुत ज्यादा परेशान थे। ड्रिंक कर रही थी, सोच रही थी कि वो क्या करे क्योंकि इस हॉस्पिटल में बेस्ट डॉक्टर्स है, बेस्ट इक्विपमेंट्स है जिससे उसकी बहन का इलाज हो सकता था। तो इसी टाइम पे उसका बॉस भागते हुए आता है। वो फोन नहीं उठा रही थी ना, तो वो बहुत ज्यादा वरीड था उसके लिए। तो उसका ऐसा हालत देख के वो उससे पूछता है कि क्या हो गया। वो भी सारा सच बता देती है उसकी बहन का और साथ में ये भी कहती है कि उसको पहले लगता था कि पैसा सब कुछ सॉल्व कर देगा, पर उसके जैसे इंसान को पैसा खर्च करने का हक भी नहीं है क्या। अब उसके मुंह से ये सारी बातें सुन के वो कॉल करते हैं हॉस्पिटल में और उसकी बहन का बेस्ट इलाज करने के लिए कहते हैं डॉक्टर्स को, और इसके लिए सारा पैसा यूशांग के अकाउंट से कटेगा। तो यूशांग के कॉल करने के थोड़ी देर बाद ही उसको कॉल आता है हॉस्पिटल से और उसको कंफर्म किया जाता है कि उसकी बहन को स्पेशल वार्ड में रख दिया गया है। ये सुन के उसको बहुत अच्छा लगता है। वो कहती भी है कि जो काम करने के लिए मैं इतने दिनों से घूम रही हूँ वो बस आपके एक फोन कॉल से हो गया। इस पॉइंट पे वो उनका हाथ पकड़ के कहती है मेरे जैसे लोग के लिए भी कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है क्या जिससे हमारा लाइफ बदल सकता है। अब ये सुन के वो कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली हो। अब इस बात पे वो झट से माफी मांगती है उनसे, वहाँ से जाने लगती है, पर नहीं, वो उसको रोकते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं कहूँ कि हमारे बीच में चांस है तो। अब इस बात पे वो क्या बोलती है क्या नहीं ये तो पता नहीं, पर नेक्स्ट डे पापा सभी को ये गुड न्यूज देते हैं कि नेक्स्ट मंडे जी और साउशी का एंगेजमेंट होने वाला है। और बड़े वाले भाई को ये भी कहते हैं कि न्यू वाटर सिटी प्रोजेक्ट जो था ना उसमें तुम्हारा हेल्प कर देगा सीई। हाँ, ये अलग बात है कि उसको किसी के हेल्प का जरूरत नहीं था, पर पापा जो बोल दिए सो बोल दिए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उन लोगों के एंगेजमेंट वाले दिन। सब लोग आए हुए थे, टाइम बीत रहा था, पर दूल्हे राजा का अभी तक कोई पता ही नहीं था। साउशी भी बहुत ज्यादा गुस्सा रही थी, कॉल कर रही थी पर कॉल उठाए नहीं रहते वो। और साउशी के पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो लोग तुम्हारे से जाने की बात करते हैं, पर नहीं, वो आते हैं थोड़ी देर में। इंजर्ड थे क्योंकि उनका कार एक्सीडेंट हुआ था। अब ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। साउशी आके पूछती है कि तुम ठीक हो ना। इस बात पे बड़ा भाई कहता है कि अगर ज्यादा सीरियस होता तो यहाँ पे कैसे आ जाता, पर नहीं, वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ और कार के साथ छेड़छाड़ किया गया था। ये बोलते बोलते वो बड़े भाई की तरह देखते हैं तो सब लोग देखने लगता है। वो कहते हैं कि क्या हो गया, सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। कार एक्सीडेंट इसका हुआ था, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है और मैंने तो ब्रेक के साथ कुछ भी नहीं किया था। ये सुन के वो कहते हैं कि मैंने कहा था क्या कि ब्रेक के साथ कुछ हुआ था। इस बात पे बड़ा भाई कहता है कि मैंने ऐसा कहा
कहा गया। अब इसका तो यही मतलब है कि वही किया था जो किया था। शाओसी तो बहुत ज्यादा गर्मा जाती है, अच्छा खासा सुनाती है उसको, वहाँ से जाने के लिए भी कहती है और वो वहाँ से जाता है। तो ठीक है, पार्टी कंटिन्यू होता है। वहाँ पे स्वांगबे भी आती है। वो सी को बहुत अच्छे से देख रही थी। ये देख के युशांग उससे पूछता है कि तुम भी सोचती होगी ना, इस घर के सारे लोग मिलके दूसरे वाले भाई के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। वो कहती है ये तो आपके नए फैमिली की बात है ना, तो मेरा ओपिनियन क्या मायने रखता है। वो कहते हैं कि नहीं, पर मेरे लिए मायने रखता है। तो वो सच बताना शुरू करता है। वो कहता है कि जब मेरी माँ आई थी इस फैमिली में, मतलब शादी करके, तो अपनी एक लौती बहन को भी साथ लेके आई थी, क्योंकि वो अकेले उनको दर बदर भटकते नहीं देख सकती थी और उनके रहने के लिए पापा से रिक्वेस्ट भी की थी। पर ये काफी अनएक्सपेक्टेड था कि आधा साल के अंदर ही वो प्रेग्नेंट हो गई और उन्हीं का बच्चा जी है। मेरी माँ ये सब कुछ भी बर्दाश्त की इस फैमिली के लिए, पर एक दिन रात को जी की माँ मेरी माँ को मार दी। ये सब सुन के वो कहती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दर्द, पर ये तुम दोनों की माँ का बात था, इसमें जी का क्या दोष। इस पे वो कहता है कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, मैं बाहर जाके सबको बताना चाहता था, पर जी ने मुझे लॉक कर दिया था मेरे रूम में। अब ये सब बोलते बोलते रोने लगा था, तो वो भी उसका आंसू पोंछती है और ये सब जी देखती कि बहुत ज्यादा गुस्सा रहे थे। वो एक वेटर को कुछ करने के लिए कहते हैं, क्या वो तो पता नहीं, पर इधर ये दोनों बात कर रहे थे। वो पूछती है कि उसकी माँ का क्या हुआ फिर। वो कहता है पता नहीं, भाग गए, उसके बाद से पता ही नहीं चला उनका। इस बात पे वो सोचती है कि शायद उसके बाद से उनको वेलफेयर होम भेज दिया गया होगा। रियलिटी उसको नहीं बताइए, बस उसका असम्पशन था। पर इस टाइम पे युशांग उसको हक करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो ठीक है वो हक करती है उनको। तभी भाई वेटर जाके टकरा जाता है, ड्रिंक गिर जाता है युशांग के कपड़ों पे, तो वो गुस्साता नहीं है, चला जाता है चेंज करने के लिए। इधर ये आ जाती है टेरेस पे। अब ये तो तय था ना कि जी भी आएंगे, तो हाँ जी वो आते हैं, उसको पकड़ लेते हैं क्योंकि गुस्सा में तो काफी थे। वो कहती है कि तुम इतना मेहनत से शाओसी के करीब गए हो, लास्ट मिनट पे पकड़ाना चाहते हो क्या। वैसे इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो उससे डायरेक्टली पूछते हैं कि युशांग से क्या बात कर रही थी तुम। वो कहती है कुछ नहीं। इस बात पे वो कहते हैं कि रुको मुझे गेस करने दो, मेरी माँ के बारे में बात कर रही थी ना। वो हमेशा ऐसे ही विक्टिम बनता है सिंपैथी पाने के लिए। वो कहती है युशांग ऐसा आदमी नहीं है। जिस बात पे तो और भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम उसके हर एक बात पे भरोसा करती हो, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि वो तुमको सारा सच बताया होगा। वो कहती है कि तुम भाइयों की बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि युशांग मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। ये सब बोल के वहाँ से जाती रहती है। तभी शाओसी उन लोग को देख रही थी। वो पूछती है कि क्या कर रहे हो तुम लोग। वो कहती है कि युशांग मुझे वेट करने के लिए गए थे, तो यहाँ पे जी भी आ गए, तो मैं जा रही हूँ, आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। पर ऑब्वियसली उसके इस बात पे शाओसी भरोसा नहीं करती है, उसको सुनाना शुरू कर देती है, उसको उसका औकात याद दिलाने लगती है। पर नहीं, उसको सपोर्ट करने के लिए युशांग आते हैं उस टाइम पे, और शाओशी को सपोर्ट करने के लिए जी तो थे ही। पर ज्यादा बहस ना करते हुए जी लेके जाते हैं शाओशी को वहाँ से। अब इस टाइम तो वो उसको छोड़ दिए थे, पर रात में नहीं छोड़ते, जबरदस्ती उसको पकड़ के किस करना शुरू कर देते हैं। और इस टाइम पे युशांग भी उसको आवाज देने लगता है, कॉल भी करता है, पर वो डेफिनेटली उठाती तो नहीं है, पकड़ी थोड़ी जाना था उसको। जी उसका फोन म्यूट करके रख देते हैं। अब थोड़ी देर तक वो भी आवाज देता है, फिर चला जाता है अलग कहीं ढूंढने के लिए। पर अब वो जी को दूर करती है। वो कहती है कि शाओशी आपको ढूंढ रही होगी, पर नहीं, स्वांगबे कुछ भी करने से अगर जी को मना करती है तो जी उसकी बहन का धमकी उसको देना शुरू कर देते हैं। तो उनके कहे अनुसार उसको सब कुछ करना पड़ता है। पर हाँ, इस टाइम पे हम किसी को तो देखते हैं जो उसका फोन उठाया है। इधर वो उनका कहा हुआ सारा बात मान रही थी, उनका मिशन भी कंप्लीट कर रही थी। इस पे वो कहते हैं कि क्या हो गया, तुमको याद है ना कि तुम बस नाटक कर रही हो, युशिंग से प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना तुमको। वो कहते हैं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। वैसे शाओसी आई थी मेरे पास, आप उसको छोड़ के चले गए थे ना, तो इसका एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए। क्या बोलूं मैं उनको। वो कहते हैं कि अभी जो भी होगा ना हमारे बीच, उसको अच्छा से बता देना। अब हाँ, ऐसा तो वो डेफिनेटली करने वाली नहीं थी। पर नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठती है तो उसके बगल में ऑरेंज जूस रखा हुआ था, एक नोट लिखा हुआ था यही कि वो ऑरेंज जूस पी ले। तो वो पीने का ट्राई करती है, पर उसको उल्टी लगने लगता है। अब इसका क्या मतलब। तो हाँ, वो प्रेग्नेंट थी। वो जाती है हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए, और इस बच्चा का 7 वीक हो गया था। तो डॉक्टर भी उससे पूछ रही थी कि वो अबॉर्ट करवाना चाहती है क्या, जिसपे वो हाँ आंसर दी थी, और जितना जल्द से जल्द हो सके उतना बेटर। अब वो यही सब सोच रही थी, उस टाइम पे युशिंग भी आ जाते हैं। वो क्वेश्चन करती है कि वो यहाँ पे क्या करे, जिसपे वो उसका फोन देते हैं। उनको बाहर रखा मिला था तो वो ले लिए थे। अब इस टाइम पे वो अपना फोन लेती है, तो इस चक्कर में उसका रिपोर्ट गिर जाता है, जिससे युशांग को भी पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब इस बात पे वो कुछ और तो नहीं कहती, बस कहती है कि मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। पर युशांग कहते हैं कि रिजाइन करने का क्या जरूरत है, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तो इससे तुम्हारे काम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बस मुझे ये नहीं पता था कि तुम रिलेशनशिप में हो। वो कहती है कि नहीं, मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ, इस बच्चे के कोई पिता नहीं है, तो मुझे आपसे कुछ दिन का लीव चाहिए था सर्जरी के लिए। अब इस पॉइंट पे उनको कॉल आता है उनके बड़े भाई का, मीटिंग था तो आने के लिए कह रहे थे। पर साथ में ये भी कहते हैं कि तुमको पता है ना, जी का शादी होने वाला है, तो अगर उसका बच्चा पहले हो गया तो इस घर का बड़ा पोता वो होगा, तो सोच लो फिर कंपनी किसके हाथ पे जाएगा। अब हाँ, चिंता का विषय तो था यूसेंग के लिए ये, पर इस बारे में आगे कोई बात नहीं होता। वो मीटिंग में चलने के लिए कहती है। अब दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं, पर कार में युशांग को कुछ बात करना था। वो स्वांगबे को कहता है कि तुम बच्चे को जन्म दो, हम शादी कर लेते हैं, मैं बच्चे का पिता बनने के लिए तैयार हूँ।
अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से युशांग को हो क्या गया है, जिस पर वो कहता है कि हाँ मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है और बच्चे को खत्म करना ये बहुत ज्यादा क्रूएल है और वैसे तुम इसको फेवर भी समझ सकती हो, तुमको तो नया फैमिली का नियम पता ही है ना, जो बड़ा पोता होगा सब कुछ उसी को मिलेगा, तो इसको म्यूचुअल हेल्प की तरह समझो, जिस पार्टी को जो चाहिए उसको वो मिल रहा है। अब हाँ उसको ये ठीक नहीं लग रहा था, पर युशांग इतना ना इंसिस्ट कर रहे थे, उससे चांस मांग रहे थे, वो जेन्युइनली चाह रहे थे माँ बच्चे का ख्याल रखना, तो वो भी सोचती है कि एक स्टेबल ठिकाना तो उसको भी चाहिए, तो यही सही रहेगा और आज न कल उसको जी से भी छुटकारा चाहिए, तो वो मान जाती है। तो वो लोग मीटिंग में आते हैं। अब पापा तो ऐसे ही गरमाए हुए थे क्योंकि वो लोग लेट थे, आप प्रोजेक्ट प्रपोजल भी नहीं लेके आए थे, तो अपना फाइल फेंक के मारते हैं और इस बात पे युशांग गरमाते हुए कहते हैं कि स्वांग भाई प्रेग्नेंट है और लगे हैं तो सबके सामने अनाउंस भी कर देते हैं कि वो उनके बच्चे से प्रेग्नेंट है और वो लोग शादी करने का भी सोच रहे हैं। इस बात पे सबको बहुत बड़ा झटका लगा था, पापा को, जी को। तो पापा तो युशांग को ऑफिस बुलाते हैं अपने, उनको कुछ बात करना था उससे, तो ठीक है वो चला जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रात में। स्वांग भाई अपने रूम में, उससे पहले वहाँ पे जी बैठे हुए थे, उसके आते आते उससे क्वेश्चन करते हैं कि ये बच्चा युशांग का है। वो कहती है तो तुमको क्या लगता है तुम्हारा है? अब इस बात पे वो उसका गला पकड़ लेते, कहते हैं कि मैंने तुम्हें उसको सेड्यूस करने के लिए कहा था, उसके साथ सोने के लिए नहीं कहा था। वो कहती है तो ये काम मैं कैसे करती? अब लोग बहुत गुस्सा चाहते हैं, उसको तो बेड पे पटकते ही हैं, साथ में जबरदस्ती करना भी शुरू कर देते हैं। वो रोकती है, वो प्रेग्नेंट थी बताती है उनको, और इस पॉइंट पे उसको कॉल भी आता है तो वो खुद ही उसको छोड़ देते हैं। तब पता चलता है कि कॉल हॉस्पिटल से आया था, उसकी बहन को होश आ गया है, तो ठीक है वो उसको उठाते हैं और खुद से उसका फुटवेयर उसको पहनाते हैं। देन कहते हैं कि वो जा सकती है, तो वो भी भागती है जल्दी से। पर ऐसा नहीं था कि वो अकेले गई थी, सी भी गए थे उसके साथ, तो वो अपनी बहन से मिलके बाहर आती है। तब वो कहते हैं कि मैंने बात कर लिया है, अगर तुम चाहो तो तुम अपनी बहन के साथ रह सकती हो रात भर। तो ठीक है वो थैंक यू बोलती है, पर इस टाइम वो फिर से उससे क्वेश्चन करते हैं कि ये बच्चा किसका है। वो कहती है कि बार बार एक ही क्वेश्चन करने से आंसर नहीं ना बदलेगा, ये बच्चा युशांग का है। अब बुरा तो लगता है, पर वो उसको कहते हैं ठीक है तुम्हारे लिए एक नया मिशन, उससे ब्रेकअप करो और ये बच्चा इतना ही तो बोलते हैं, जिसपे वो कहती है कि मेरी बहन को होश आ गया है, तो मैं अभी कोई भी मिशन करने के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। अब ये बात उनको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो कहते हैं कि ब्रिज पार करने के बाद ब्रिज को तोड़ना चाहती हो तुम श्योर हो कि फ्यूचर में तुमको मेरा जरूरत नहीं है? वो कुछ नहीं कहती, बस कहती है कि लेट हो गया है तो मैं जा रही हूँ। वो अंदर चली जाती है। अब थोड़ी देर में उसको युशांग का कॉल आता है, वो पूछता है कि वो कहाँ है, तो वो भी बताती है कि वो कहाँ है, क्यों है। इस पॉइंट पे वो कहते हैं कि पापा हमारी शादी के लिए मान गए हैं, तो चलना कुछ दिन में वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए। तो ठीक है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उसी दिन। वो लोग गए हुए थे वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए और बहुत सुंदर सा ड्रेस युशांग चूज करके रखे थे स्वांग भाई के लिए। थोड़ी देर में वो आती भी है, उसको ड्रेस ट्राई करने के लिए कहा जाता है, तो वो जाके पहनती है, पर जिप नहीं लग रहा था, तो आवाज देती है कि कोई है क्या, तो उसका जिप लगा दे। अब ये तो आप भी जानते हैं कि कौन आएंगे, ऑब्वियसली सी आते हैं वहाँ पे। अब उनको देख के वहाँ पे वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है, गुस्साती भी है, कहती है कि तुम अकेले तो नहीं आए होगे, शाव से भी तुम्हारे साथ होगी, तो अगर वो तुमको ऐसे देख ली तो? वैसे उनको कभी भी इस बात से कोई मतलब नहीं रहता था और चिपकना तो उनका काम ही था। वो कहती है कि पागल हो गए हो क्या? वो कहते हैं हाँ मैं तो बहुत पागल हो गया हूँ। इतना बोल के उसके कंधा पे बाइट कर लेते हैं। इस बात से वो बहुत गुस्सा जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे घर वाले सही बोल रहे हैं, तुम्हारी माँ जैसे पागल थी वैसे ही तुम पागल हो। अब माँ का नाम आता है बीच में तो वो तो उसका गला पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि मेरी माँ पागल नहीं थी। अब ये सब तमाशा अंदर चल ही रहा था, तब तक बाहर से युशांग आवाज देने लगता है और थोड़ी देर में वो गेट खोल के आ भी जाता है, पर नहीं अंदर वो नहीं थे, अकेले थी वो और काफी सुंदर भी लग रही थी उसको। तो वो स्टाफ से कहता है इस कपड़ा को पैक कर देने के लिए, पर नहीं, शाओशी को भी ये कपड़ा चाहिए था। वो आके तमाशा करना शुरू कर देती है। उसको समझाया भी जाता है कि स्टोर में सिर्फ ये कपड़ा एक ही है और युशांग तो कहता भी है कि जो पहले आया है कपड़ा उसी को मिलेगा ना, पर वो स्वांग भाई को सीधे कहती है कपड़ा उतारो। अब ये सब तमाशा सुन के जी भी आते हैं वहाँ पे, कहते हैं कि क्या हो रहा है, तो उनकी प्यारी फियांसे उनको बताती है कि मुझे ये कपड़ा पहली नजर में अच्छा लगा तो मुझे चाहिए। वो कहते हैं कि कपड़ा पे इतना क्या तमाशा करना, जिस पे वो कहती है कि नहीं, अगर ये कपड़ा मुझे नहीं मिलेगा तो मैं शादी भी नहीं कर रही। अब ये सुन के स्वांग भाई कहती है कि ठीक है मुझे नहीं चाहिए। वो तो चेंज करने के लिए तैयार थी, पर युशांग उसको रोकता है। इस पॉइंट पे सी कहते हैं कि तुम दोनों में सच में काफी प्यार है, उस लव बाइट को पॉइंट आउट करते हुए कह रहे थे। अब ये तो युशांग के लिए भी बहुत अजीब था क्योंकि वो तो नहीं काटा था, तो वो तो देखता ही रह जाता है। तब तक वो चली जाती है चेंज करने, तो पीछे पीछे वो भी जाता है। इधर जी का भी होठ कोई सही सलामत नहीं था, जो कि साउशी नोटिस करती है। तो वो पूछती है कि क्या हो गया तुम्हारे होठ में, कहीं उसके कंधा पे तुम ही तो नहीं काटे हो ना? वो बस बोलते हैं कि तुम ज्यादा सोच रही हो, इतना बोल के चले जाते हैं। इधर युशांग उससे इस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करते, बस साउशी के बारे में कहते हैं कि उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो बच्चे से इतनी बिगड़ी हुई है। अब ये सब तो ठीक है, पर उस टाइम पे उसको हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसको पता चलता है कि उसकी बहन को कुछ हुआ है। उसको फटाफट से हॉस्पिटल आने के लिए कहा जाता है, तो वो भागती है वहाँ पे। तब पता चलता है कि वहाँ पे पुलिस भी आया हुआ है, पर ऐसा भी क्या हो गया उसके साथ? तो वो तो फिलहाल ठीक थी, पर उसको कोई धक्का दे दिया था सीढ़ियों से, जिसकी वजह से उसका लेफ्ट लेग फ्रैक्चर हो गया है और अंदरूनी कोई चोट नहीं था। अब वैसे जिस जगह पे ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे कोई सर्विलेंस कैमरा
कैमरा नहीं था, तो पुलिस भी अपने से इन्वेस्टिगेट करेगी। पर वो स्वांगबे से पूछती है कि किसी को आप रिसेंटली ऑफेंड किए हैं क्या, मतलब कोई ऐसा काम कर सकता है आपका दुश्मन वगैरह। इस पॉइंट पे उसके मन में सिर्फ सी का ख्याल आ रहा था, क्योंकि बार बार उसकी बहन के नाम का धमकी तो वही उसको देते थे ना, तो हो सकता है कि ये काम वही किए हो। तो उस टाइम तो वो कुछ नहीं बोलती है, वो सीधी आती है सी के पास। वो उससे कहते हैं कि क्या हुआ, क्या आंसर दी तुम सेकंड वाले भाई को, युशांग तुम पे शक वक्त तो नहीं किया ना। वो कहती है कि तुम चाहती क्या हो, तुम इस घर के हेड बनना चाहते थे, साउशी से शादी करने के बाद तो तुम बनने वाले हो ना, तो शायद तुमको मेरा जरूरत आगे नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट पे वो कहते हैं कि तुम्हारी बहन आगे कुछ बोले उससे पहले तो वो चिल्लाना शुरू कर देती है कि बस बहुत हुआ, कितने दिन तुम मेरी बहन का नाम लेके मुझको धमकाते रहोगे, हाँ हिम्मत है तो मुझे ही मार दो ना। वो कहते हैं क्या हो गया, तुम्हारी बहन तो होश में आ गई ना। वो कहती है नाटक करना बंद करो तुम। अब उसके इस बात से वो भी गर्मा जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमको क्या लग रहा है युशांग से तुम्हारा शादी होने वाला है, इसका क्या मतलब, तुम हमसे पीछे छुड़ा लोगी। अब हाथ पकड़ रखे थे तो वो कहती है कि या तो मुझे जाने दो वरना मुझे मार दो। ठीक है, मरना है ना तुमको, मैं तुम्हारा इच्छा पूरा करता हूँ। इतना बोल के वो उसको बाहर लेके जाते हैं, कूदने के लिए कहते हैं वहाँ से। अगर वो ऐसा करती है तो वो उसको छोड़ देंगे। अब वो कूदने के लिए भी तैयार थी, वो कूदने जा रही थी पर वो उसको रोकते हैं। इस बात पे वो कहती है कि हो गया, मैं तो अपने एंड से कूदने वाली थी ना, पर तुम मुझे रोके हो तो अब तुम मुझे जाने दोगे। इस बात पे वो भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। वो कहती है आगे कि अब से तुम मुझे सिर्फ अपने भाई की वाइफ के तौर पे ट्रीट करोगे, इसके अलावा हमारे बीच में और कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वो कहते हैं कि अगर मैं ये ना मानू तो। इस बात पे वो कहती है कि मेरी बहन का जिंदगी छोड़ दो, भले मुझे मार दो। उनको बहुत गुस्सा आता है ये सुन के, उसको तो भगाते हैं, पर उसी टाइम कॉल करके कहते हैं कि पता लगा तो क्या हुआ इसकी बहन के साथ हॉस्पिटल में। अब यहाँ से वो हॉस्पिटल जाती है। नेक्स्ट डे यूशिंग भी उससे मिलने आता है, तो ऐसे ही दोनों बैठ के थोड़ा बात करते हैं। वो उससे पूछता है कि कुछ पता चला तुम्हारी बहन का हालत ऐसे कौन किया। वो कहती है नहीं अभी कुछ नहीं पता चला। वो कहता है कि ऐसा पॉसिबल है क्या, तुम्हारे घर में जो आग लगा था उस टाइम का जो सस्पेक्ट था वही ये काम भी किया हो। अब इस बारे में तो उसको नहीं पता, पर उसकी बहन भी नहीं देख पाई थी कि ये काम किया कौन था, क्योंकि घर पे भी जब आग लगा था ना तो उसकी बहन नहा रही थी। तो इस पर वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, पर अब मैं तुम लोग को प्रोटेक्ट करूंगा ना, देखते हैं कितना करता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जी पे। उनको पता चलता है कि उनका भाई इनफर्टाइल है, और वो भी आज से नहीं 5 साल पहले से। वो 5 साल पहले से अपना इलाज करा रहा है और ये कंफर्म्ड है कि वो ठीक नहीं हुआ है अभी तक। अब इस टाइम पे इससे ज्यादा वो कुछ सोचे या फिर बात करे उससे पहले वो दोनों वहाँ पे आ जाते हैं। युशांग अपने शादी का कार्ड देने आया था अपने बड़े भाई को। वो देखती तो नहीं है, बस पूछते हैं कि कब है शादी, जिसपे पता चलता है कि इसी महीना के 18 तारीख को। इस बात पे वो सीधे कहते हैं कि मैं तुम्हारे फियांसे से थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ। अब कर तो सकते हैं पर बात करना क्या है। तो वो कहते हैं कि बस थोड़ा लीगल एडवाइस चाहिए था, तुम्हारी फियांसे तो लॉयर थी ना पहले। अब वो तो फुल ट्राई करती है कि वो अवॉइड कर पाए सी को, पर जो वो ठान लेते हैं वो तो करते ही है, तो ये तो बस बात करने की बात थी। तो वो भी चला जाता है बाहर। इस पॉइंट पे वो उससे क्वेश्चन करते हैं, एक्चुअली में करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मुझे ऐसा पता चला कि किसी और के फियांसे मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है और प्राइवेट नेगोशिएशन के नाम पे कुछ भी नहीं है हमारे बीच में, तो केस जीतने का पॉसिबिलिटी कितना होगा। वो कहती है कि अगर शादी हो चुका है तो केस जीता नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि नहीं अभी वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लिए नहीं है। इस पे वो कुछ नहीं कहती, बस वहाँ से जाने लगती है, पर वो उसको रोकते हैं। युशांग का रिपोर्ट दिखाते हैं उसको, और उसको कहते भी है कि ना ही उसकी एक्स के कोख में और ना ही तुम्हारी कोख में उसका बच्चा है, क्योंकि वो बाप बन ही नहीं सकता है। तो तुम उससे शादी कर रही हो बस ये सोच के कि तुमको शेल्टर मिल जाएगा, पर कभी तुम ये सोची कि वो क्यों कर रहा है ये सब। वो कहती है कि सिर्फ तुम्हारे जैसा आदमी ऐसा कुछ सोच सकता है। अब इसका क्या मतलब। वो कहते हैं कि इतना कम टाइम तुम उसके साथ रही हो, फिर भी उस पर इतना भरोसा करती हो, प्यार करती हो क्या उससे। वो कहती है कि उससे प्यार नहीं करूंगी तो तुमसे करूंगी क्या। इस बात पे वो उसको पकड़ के कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उससे प्यार करो, पर मैं ये नहीं चाहता कि तुम किसी और से प्यार करो। अब ये सब बात जब चली रहा था तभी वहाँ पे शाउसी आ जाती है, फिर से क्वेश्चन करती है कि वो दोनों कर क्या रहे हैं। अब वो भी गरमा जाते हैं। वो कहते हैं कि बिना नॉक किए तुमको आने का कौन परमिशन दिया। वो कहती है कि तुमको इतना हिम्मत हो गया मुझसे इस तरीके से बात करोगे तुम। अब ये दोनों भाई लड़ते रहे, स्वांग भी तो वहाँ से चल देती है, और वो फिर से पूछती है कि तुम दोनों का रिश्ता क्या है। वो कहते हैं हो गया तुम्हारा तो जाओ यहाँ से। इस बात पे वो कहती है कि तुमको डर नहीं लगता, मैं ये एंगेजमेंट कैंसिल कर दूंगी, मैं अपने फैमिली को बोल रही हूँ ये एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए, फिर मैं भी देखती हूँ तुम अपना सपना कैसे पूरा करते हो। वो कहते हैं कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, पर शुरुआत से ही मैं ईमानदार था। मैंने शुरुआत से ही कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तो तुम्हें मुझसे प्यार नहीं मिलेगा कभी भी। वो कहती है कि तुम किसी और से प्यार करते हो क्या। वो कहते हैं नहीं, और मेरी दुनिया में प्यार जैसा कोई वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ये सब सुन के वो भी वहाँ से चली जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। स्वांग भी हॉस्पिटल आई हुई थी अपना रेगुलर चेकअप के लिए, पर रूटीन चेकअप के नाम पे उसको एनेस्थीसिया दिया जा रहा था। अब क्यों वो पूछती है, भाई उसको भी तो पता चले ना कि उसका कौन सा चेकअप हो रहा है। पर नहीं, वो नर्स सही से उसको कुछ बता ही नहीं रही थी कि वो क्या कर रही है। बार बार फोर्स करने पे वो कहती है कि एमनोटिक फ्लूइड निकालने की कोशिश कर रही थी वो, जिसपे स्वांग भी उससे पूछती है कि तुमको ये कौन बोला है करने के लिए। अब नर्स
बहुत हिचकिचाते हुए जी का नाम लेती है और इस बात से उसको लगता है कि शायद ये फ्लूट जी को इसलिए चाहिए होगा क्योंकि वो डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं। अब वो श्योर तो नहीं थी पर वो वहाँ से भागती है, पर वहाँ पे युशांग भी आया हुआ था तो उससे टकरा भी जाती है, पर नहीं वो कोई बात नहीं करती। वो बस बहुत ज्यादा हड़बड़ाई हुई थी, वो भाग जाती है वहाँ से। पर वो जाती कहाँ है तो वो जाती है अपनी बहन के पास। अब दोनों बहनें ऐसे ही बात कर रही थी। इस पॉइंट पे स्वांगबेई का ध्यान जाता है उसके फोन पे, उसका बैटरी डेड हो गया था। अब ऐसा तो वो कोई काम की नहीं थी अपने फोन के साथ जो बैटरी इतना जल्दी जल्दी ड्रेन हो। तो पहले तो उसकी बहन पावर बैंक ला के देती है, उसके बाद उसका फोन चेक करती है एंड देन टेक्स्ट लिख के उसको बताती है कि उसके फोन में ईवस्ट्रॉपिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, मतलब उसका कोई बात सुनने के लिए ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था और ये सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में रन कर रहा था, इसी वजह से तो उसका बैटरी इतना जल्दी जल्दी खत्म हो रहा था। तो उसकी बहन कहती भी कि पुलिस को बुलाओ क्या, पर नहीं, स्वांगबेई नहीं चाहती थी कि उस इंसान को बिल्कुल भी ऐसा शक हो कि इन लोगों को पता चल चुका है सॉफ्टवेयर के बारे में, तो वो तो अनस्टॉल भी करने नहीं देती है और अब जानबूझ के जोर जोर से बातें करने लगती है। वो अपनी बहन को कहती है कि मैं ना भी बच्चा नहीं चाह रही हूँ, पर क्यों, तो वो ये सच और ज्यादा अपने अंदर रख नहीं पा रही है कि ये बच्चा युशांग का नहीं है, तो फिर किसका है। ये बात वो अपनी बहन को नहीं बताती, या फिर यूँ कहा जाए कि जो उसका बात सुन रहा था उसको नहीं बताती, बस इतना कहती है कि वो युशांग को धोखा देना नहीं चाहती है, तो इसीलिए इस बच्चा को वो अबॉर्ट करवा रही है। तब नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल से इसी बारे में बात कर रही थी, मतलब वो अबॉर्शन करवाना चाहती है तो कब करवा सकती है कब नहीं, यही बात कर रही थी। अब ये वो करवा तो ले पर कोई फैमिली मेंबर का साइन चाहिए था इसके लिए। इतना बात हो के वो कॉल काट देती है, पर अब उसके दिमाग में ये चल रहा था कि पहला इंसान जो उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा शायद वो वही इंसान होगा जो उसकी बातें सुन रहा है। अब हॉस्पिटल क्यों उसको लेके जाना था, क्योंकि वो सीढ़ी से गिरने वाली थी ना, वो खुद को गिरा लेती है सीढ़ी से और इस टाइम पे उसको जी देखते हैं तो वो जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेके भागते हैं। थोड़ी देर में उसको होश आता है और अपने सामने जी को देख के वो कंफर्म हो जाती है कि उसकी सारी बातें सुनने वाला इंसान कोई और नहीं जी है। इस पॉइंट तक वो भी जग जाते हैं, तो वो उसको कहते हैं कि चिंता मत करो, बच्चा ठीक है, पर तुमको कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा। तो फिलहाल तो वो उसका वार्ड चेंज कराने के लिए उसको लेके जा रहे थे और इसी टाइम पे वहाँ पे साउशी भी आ जाती है और फिर से एक ही क्वेश्चन कि तुम दोनों का रिश्ता क्या है। अब एक मिनट, वो यहाँ पे आई क्यों, कौन बुलाया उसको, जिसपे स्वांगबेई बताती है कि वो बुलाई है उसको। वो सी को कहती है कि तुम एमनियोटिक फ्लूइड चाहते थे ना बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। अब इस बारे में तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोल क्या रही है, पर वो शाओसी को बता देती है कि वो सी के बच्चे से प्रेग्नेंट है। अब वो तो सुनती ही है, पर एक और आदमी ये सच सुन लेता है और वो था युशांग। पर एक मिनट, वो यहाँ कैसे आए, उसको कौन बुलाया यहाँ पे। अब इसका आंसर तो उसको नहीं मिलता क्योंकि शाओसी तमाशा करना शुरू कर देती है। उन दोनों को तो सुनाते ही है, साथ में अपना एंगेजमेंट तोड़ने की भी बात करती है, पर इस टाइम शी के लिए ये जरूरी नहीं था। वो उसको लेके वहाँ से चले जाते हैं और उस टाइम वो उससे पूछते भी है कि तुम कौन सा एमनियोटिक फ्लूइड का बात कर रही थी, मुझे नहीं पता इस बारे में। वो कहती है कि करते हो पर एडमिट करने का हिम्मत नहीं रखते, मुझे सब कुछ पता है और मेरे फोन का वो सॉफ्टवेयर वो भी इंस्टॉल तुम ही किए हो, नाटक मत करो। वो कहते हैं कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम बोल क्या रही हो। इस पॉइंट तक वहाँ पे युशांग भी आ जाता है, उसको अकेले में कुछ बात करना था स्वांगबेई से, तो वो उसको लेके चल देता है। अब अलग जाके वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आना ये बच्चा सी का कैसे है। वो कहती है कि मैं तुमसे पहले से उनको जानती हूँ, इनफैक्ट मैं तो इस कंपनी में आई ही उसके बोलने पे हूँ और वही जाओकाई को लाई थी। ऐसे ही कर करके सारा सच भी बता देती है उसको और इतना बोलने के बाद कहती है कि मेरे हिसाब से मेरे जैसी लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, तो एंगेजमेंट कैंसिल कर दो। पर नहीं, इतना सुनने के बाद भी वो अपने पॉकेट से रिंग निकालता है जो वो शादी के लिए प्रिपेयर किया था। वो कहता है कि तुम बच्चे को जन्म दो, मैं इसका पिता बनने के लिए तैयार हूँ। अब उसको बहुत अजीब लगता है कि वो उस इंसान के बच्चे से प्रेग्नेंट है जिसको युशांग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो फिर वो उस बच्चे का पिता क्यों बनना चाहता है। जिसपे वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, सच में पसंद करता हूँ। अब ये उसको कुछ ज्यादा ही अजीब लगता है, मतलब कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। और साथ में उसके मन में डाउट भी आ रहा था कि कहीं यही तो उसके फोन में ईवस्ट्रॉपिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया था। अब इस बारे में अच्छे से पता लगाने के लिए उसको रिश्ता तो बनाना पड़ेगा उसके साथ। तो ठीक है, वो मान जाती है और वो उसी टाइम वो रिंग उसको पहना भी देता है। ये जब सी देखते हैं तो वो बहुत गुस्सा जाते हैं, वो उसकी उंगली से रिंग निकालने लगते हैं, पर डेफिनेटली वो नहीं निकालती। वो कहती है कि तुम इस बच्चे के बाप कहलाने के लायक नहीं हो और आज से तुम्हारा इस बच्चे के साथ कोई रिश्ता नहीं है। अब ये बात सुन के वो अपने भाई से क्वेश्चन करते हैं कि तुमको बहुत शौक है किसी और के बच्चे का बाप बनने का। वो तो कुछ नहीं कहता, पर स्वांगबेई बस वहाँ से चलने के लिए कहती है, तो वो लोग चले जाते हैं। अब घर जाने के बाद इस बात पे फिर से बहस होता है। वो लोग उनके पापा के पास जा रहे थे, इस बात पे सी कहते हैं कि मैं भी चलो क्या, हेल्प कर दूंगा तुम लोग का कन्फेस करने में। वो कहते हैं कि क्या कन्फेस करना है, जिसपे सी कहते हैं कि पापा को सारा सच बता देता हूँ, वैसे भी बच्चा किसी का भी हो है तो इसी घर का पोता, उनको तो दादा ही कहेगा। इतना सुन के भी युशिंग का रिएक्शन एकदम नॉर्मल था। इस पे वो कहते हैं कि इसकी कोख में उसका बच्चा है जिससे तुम दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करते हो, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। वो कहता है कि मैं कभी भी आपसे नफरत नहीं किया हूँ भैया। ये सुन के वो कहते हैं कि अच्छी बात है, पर मैं तुमसे बहुत नफरत करता
करता हूँ, ऐसे ही बोल बोल के चिल्लाने लगते हैं, जिसपे स्वांग बई रोकती है उनको। वो कहती है कि तुमको पता है, मैं अगर इस बच्चे को जन्म दे रही हूँ ना तो बस यूशांग की वजह से, तो चाहे कुछ भी हो जाए इस बच्चे के पिता यूशांग ही रहेंगे। इतना बोल के लेके चली जाती है। अब नेक्स्ट डे उसको एक कॉल आता है और उसको बताया जाता है कि उस दिन जब आग लगा था उस दिन उसके घर के बगल में एक कार खड़ा था और इसी कार का उसके पास फोटो भी आता है। तो जब वो नंबर देखती है तो वो तो देखते ही रह जाती है, क्योंकि ये जी की कार का नंबर था। तो वो समझ जाती है कि हर एक चीज के पीछे सिर्फ जी है। वो तुरंत जाती है उनके पास, सीधे उन पे इल्जाम लगाते हुए कहती है कि तुम मेरे फैमिली को मारे हो ना, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। वो कहते हैं कि इल्जाम लगाने से पहले ना जज भी एक मौका देते हैं ताकि कोई आदमी खुद को निर्दोष साबित कर पाए। वो कहती है ठीक है, फिर तुम जानबूझ के मुझ पे नजर रखे हुए थे ना। वो कहते हैं हाँ। अगला क्वेश्चन, तुम जानबूझ के सारा टास्क मुझे असाइन किए ज्यादा पैसे को ऑफर देके। वो कहते हैं हाँ। एक चाटा देती है। फिर से क्वेश्चन करती है कि मेरे पेरेंट्स को आग में तुम जलाए थे। अब वो क्या आंसर देते हैं क्या नहीं ये तो पता नहीं, पर वो जब बाहर आती है तो यूशांग वहीं पे खड़ा था। वो भी थोड़ा सा डर जाती है उसको देख के, पर नहीं, वो कोई तमाशा करने के लिए नहीं आया था, वो उसका फोन उसको लौटाने के लिए आया था। कहता है कि तुम अपना फोन छोड़ के आ गई थी ना, तो मैं थोड़ा सा घबरा गया था तुम्हारे लिए, बात नहीं हो पा रहा था ना। तो ठीक है, वो भी अपना फोन ले लेती है। हड़बड़ी में छोड़ के आ गई थी घर पे। इस पॉइंट पे वो कहती है कि मैं थोड़ा अपनी बहन के घर पे जा रही हूँ, थोड़ा काम है। तो ठीक है फिर। अब वो तो चली जाती है और वो अपनी बहन से बात भी करती रहती है और ये सारा बात यूशांग सुनता है। हाँ, यूशांग सुनता है क्योंकि रियल का इंसान वो था जो इन सबके पीछे था। उधर दोनों बहनें रियल कल्प्रिट के बारे में बात कर रही थी। स्वांग बई अपनी बहन से बता रही थी कि उसको पता चल गया कि आग कौन लगवाया है और वो जी ही है, और उस एक्सीडेंट वाले दिन जी वहाँ पे गया भी था। इस बात पे उसकी बहन पूछती है कि क्या हुआ, तो बुलाऊं क्या पुलिस को। स्वांग बई कहती है कि नहीं नहीं, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एविडेंस काफी नहीं है। एक बार मेरा शादी हो जाता है नए फैमिली में, उसके बाद मैं मौका दे के एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करूंगी। अब यही तो चाहता था ना यूशांग कि स्वांग बई अच्छे से जी को ही गलत समझे, अपने पेरेंट्स की खूनी वो जी को ही समझे। अब थोड़ी देर में वो घर पे पहुंचता है तो बड़ा भाई उससे बात करने के लिए आता है। वो कहता है कि वो अपने पापा को लॉयर से बात करते सुना है। उसके पापा विल बनवा रहे हैं और उस विल के हिसाब से चेयरमैन का पोजीशन जी को मिलने वाला है। अब ये तो वो लोग बिल्कुल भी होने नहीं दे सकते थे। तो यूशांग अपने भाई को एक प्लान बताता है। वो कहता है कि दोबारा एक कार एक्सीडेंट अरेंज करते हैं ना, मेरी शादी वाले दिन पापा उसको बिजनेस ट्रिप पे भेजेंगे और वहाँ पे उसका एक्सीडेंट होगा ट्रक से, जिसमें बचने का कोई उम्मीद नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, वैसे ही होता है। शादी का दिन आ जाता है। एज एक्सपेक्टेड उनके पापा उनको भेजते हैं बिजनेस ट्रिप पे और बड़ा वाला भाई पूरा अरेंजमेंट करके रख दिया था जी के एक्सीडेंट का। अब इधर इस बारे में तो अभी कुछ भी पता नहीं था। इधर तो आराम से उन दोनों का शादी हो रहा था। शादी होने के बाद वो जी को कॉल करने लगती है पर कॉल नहीं लग रहा था। वो भी काफी परेशान हो जाती है। इस पॉइंट पे उसकी बहन आती है, कहती है कि बाहर सारे गेस्ट है, गेस्ट को टोस्ट करना पड़ेगा उसको। पर वो जी को ही लेके काफी परेशान थी। थोड़ी देर में उसका हस्बैंड आता है और वो बताता है कि जी का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। फटाफट से सब हॉस्पिटल भागते हैं। पापा बहुत परेशान थे अपने बच्चे के लिए। हालांकि सब परेशान थे, कोई एक्चुअल में थे और कोई नाम के लिए थे। पर इस टाइम पे डॉक्टर बताते हैं कि वो खतरे से बाहर नहीं है और 24 घंटा के अंदर उनको कुछ भी हो सकता है। ये सुन के पापा का हालत खराब हो जाता है। तो यूशांग अपने भाई को कहता है पापा को घर ले जाने के लिए और साथ में स्वांग बई को भी कहता है घर जाने के लिए। वो है यहाँ पे, अपने भाई का ध्यान रख लेगा। तो वो भी चली जाती है। अब रात में यूशांग भी आता है घर पे। वो अपने पापा को बताता है कि डॉक्टर बोले हैं कि वो होश में नहीं आएगा, हो सकता है कि वो पैरालाइज्ड हो जाए या फिर कोमा में चला जाए, कुछ भी हो सकता है। और ये सुन के बड़ा भाई एक्साइटेड होके कहता है कि उसके हाथ में जो प्रोजेक्ट है वो आप मुझे दे दीजिए ना। तो इस पे पापा कहते हैं कि वो जिंदा है, मरा नहीं है अभी, तुम इतना भी चैन हो उसका जगह लेने के लिए। वो कहता है कि क्या ठीक है, कल ही मर जाए तो। ये सुन के पापा का भी हालत खराब हो जाता है, वो भी होश हो जाते हैं। इधर नेक्स्ट डे वो आती है जी से मिलने के लिए। ऐसे ही बैठती है, बातें करती है, उनको उठने के लिए कहती है। उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो ऐसे ही बिस्तर पे पड़े हुए थे। तो पर अच्छा नहीं लगने से क्या होता है, कुछ भी नहीं। वैसे उसकी सारी बातें यूशांग सुन जरूर रहा था। इधर बड़ा भाई जबरदस्ती अपने पापा से विल पे साइन करवाने के पीछे पड़ गया था। पापा का तो हालत ऐसे ही खराब था, उनको अटैक आया था ना, फिर भी हाथ पकड़ के जैसे तैसे करवा रहा था। इस पे यूशांग कहता है कि आप पापा से ऐसे साइन नहीं करवा सकते, उनको फोर्स नहीं कर सकते आप। बड़ा भाई कहता है कि चुप करो ना तुम, मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या हो, हम तीनों में सबसे ज्यादा चालाक न तुम ही हो। अब बात तो सही था। नेक्स्ट डे वो आता है मिलने के लिए जी से और इस पर कोई ड्रामा नहीं करता। वो डायरेक्टली उनको कहता है कि पता है मैं बहुत खुश हूँ, वैसे मेरे पास एक गुड न्यूज भी एक बैड न्यूज भी है। अब वो है क्या, तो गुड न्यूज ये है कि पापा का आधा शेयर्स उसको मिलने वाला है और बैड न्यूज ये है कि पापा का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया है, तो वो गए हैं नर्सिंग होम ट्रीटमेंट के लिए। और ऐसे ही उसके बकवास से पता चलता है कि कल वो अपनी कंपनी का चेयरमैन बनने वाला है, तो उसके लिए सच में वो बहुत बड़ा दिन होने वाला है। तो वो सी को भी कहता है कि आप तो जरूर से आइएगा और ऐसे ही पागलों की तरह हंसते रहता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। स्वांग बई यूशांग को टाई पहना रही थी पर उसको ये टाई काफी प्लेन लग रहा था, उसको पसंद नहीं आ रहा था। वो कहती है तुम तो यूजुअली ऐसा ही
पहनते थे ना। वो कहता है कि 9th ईयर ग्रुप का चेयरमैन का कुछ ओहदा है, कुछ भी थोड़ी पहन के कोई चला जाएगा। और इतना बोल के आज उसके सामने भी वो अपना असली चेहरा उसको दिखाई देता है। वो कहता है कि तुम ऐसा मत सोचना कि मुझे पता नहीं है कि तुम और जी कितना रात साथ में बिताए हो। ऐसे ही कर करके वो बहुत कुछ बकता है, जिससे कि उसको अच्छे से समझ में आ जाता है कि युशांग किस तरीके का आदमी है। अब जो भी हो वो कुछ कर तो सकती नहीं थी। वो कंपनी जाता है, अनाउंस करता है कि चेयरमैन वो है, पर इस टाइम पे उसे क्वेश्चन किया जाता है उसके भाई के बारे में, उसके पापा के बारे में। लाइक जी का एक्सीडेंट हुआ तो पता चला क्या कि इसके पीछे कौन है, और उनके पापा को स्ट्रोक आने से पहले वो तो अपने सेकंड वाली बेटी का ही नाम ले रहे थे। इसी तरीके से उनसे क्वेश्चन किया जा रहा था। इस बात पे वो भी कहता है कि बात रहा मेरे भाई का, तो कहते हैं ना किस्मत अच्छे लोगों को ही छीन लेता है, तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, उसका किस्मत उसका साथ छोड़ दिया। पर इस टाइम पे एक क्वेश्चन स्वांगबे भी करती है। वो कहती है कि वो फायर एक्सीडेंट हुआ था, उसमें आपको क्या लगता है किसका हाथ था? ये सुन के वो गुस्सा के उसके पास जाता है, कहता है कि अगर यही बकवास तुम करते रहोगे ना तो मैं सी का ऑक्सीजन ट्यूब हटा दूंगा। पर शायद इसका जरूरत नहीं था, क्योंकि सी तो सामने खड़े थे, वो आते एकदम फुल स्टाइल में। अब उनका ये भाई इतना प्यार से उनको इन्वाइट किया था तो आना तो बनता है ना। अब झूठ मूठ का खुश होने का तो नाटक कर लेता है, पर सी भी कहते हैं कि कितना मेहनत लगता है ना तुमको ये सब कुछ प्लान करने में। अब हवा में तो वो डेफिनेटली बोलेंगे नहीं, वो सबको रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। उसमें वही सारा बात था जो वो अपने बड़े भाई के साथ कार में बैठ के किया था, जी के एक्सीडेंट का प्लानिंग। और वैसे जी ये भी बता देते हैं कि ये रिकॉर्डिंग उनको स्वांगबे दी है, तो वो तो स्वांगबे पे फूट पड़ता है। और वो कहती है कि जैसा कुछ ऐसा देना तो बनता है ना। और पता भी चलता है कि हाँ वही छुपाई थी डिवाइस उसके कार में। अब इस तमाशा को थोड़ा तड़कता भड़कता बनाने के लिए वहाँ पे पापा का भी एंट्री होता है। हाँ, क्योंकि वो भी ठीक थे, वो भी ड्रामा ही कर रहे थे। वो अपने पापा को समझाने की कोशिश करता है कि सब मिलकर फंसा रहा है उसको, पर उसके पापा अच्छे से देख चुके थे कि उनका कौन बेटा कैसा है। और इतना ही नहीं, उस टाइम पे पुलिस भी आता है एक आदमी को लेके, और लाते लाते वो आदमी बक देता है कि युशांग ही उसको ऑर्डर दिया था स्वांगबे के घर में आग लगाने के लिए। तो ठीक है, उसको पुलिस लेके जाता है। पर इस टाइम पे हमें उस टाइम का बात पता चलता है जो अधूरा ही रह गया था। वो क्वेश्चन की थी ना कि मेरे पेरेंट्स को तुम मारे हो, वो कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं मारा है, पर वो लोग मेरी वजह से जरूर मरे होंगे। मैं तो एक किडनैपिंग प्लान करने वाला था ताकि मेरे कॉम्पिटिटर को फंसाया जा सके, पर मेरा ये प्लान किसी और को पता चल गया और वो तुम्हारे घर में आग लगा दिया। और जब मेरे लोग वहाँ पहुंचे तो सब कुछ खत्म हो चुका था। वो कहती है कि तुमको क्या लगता है कौन हो सकता है इसके पीछे? वो कहते हैं मुझे डायरेक्टली तो नहीं पता, पर युशांग इसके पीछे हो सकता है। तो बस फोन के उसी बात पे भरोसा की थी और उनके साथ हो गई थी उस टाइम से, तभी तो युशांग का असली चेहरा सबके सामने आ पाया। और बात रहा बड़े वाले भाई का, तो उसको तो पापा अच्छा खासा पनिश करते हैं, और साथ में पापा ये भी कह देते हैं कि कंपनी का उनको कोई शेयर्स नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब ये सब बात खत्म करके वो जाते हैं जी के पास, उनसे थोड़ी बातें करते हैं। और उस टाइम उन दोनों की बात से हमें ये पता चलता है कि जी की माँ का खून हुआ था, जी की माँ खूनी नहीं थी। और उस टाइम पे बचपन में वो सो रहे थे दूसरे रूम में, ना कि वो युशांग को बंद किए थे किसी रूम में। और पापा को ये भी पता था कि युशांग झूठ बोल रहे हैं, पर उनको बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ था कि 4-5 साल का बच्चा इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। पर जो भी था, अब तो सब कुछ सही हो गया था और पापा माफी भी मांगते हैं जी से, क्योंकि वो उनको इतना साल गलत समझे। अब सब कुछ सही हो गया था, तो इन दोनों में भी बात क्लियर होना जरूरी था। वो जाके उससे कहते हैं कि क्या पास्ट को भूल के तुम शुरुआत करना चाहोगी? तो ठीक है, वो करना चाहती थी। वो लोग फिर से एक बार एक दूसरे को एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देते हैं और उनके रिश्ते के एक नए शुरुआत से ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अपना प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।